हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन का लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से आगे तक देखेंगे। पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कवर कर लिया था। यदि आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया है। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पारदर्शी, ऑप्शन बी में है अपारदर्शी, ऑप्शन सी में है पारभासी, ऑप्शन डी में है बटर पेपर। यानी कहने का मतलब है कि उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं जिससे प्रकाश का एक बहुत छोटा सा भाग पार कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पारभासी पदार्थ। पारदर्शी तो होगा नहीं, क्योंकि इससे प्रकाश का जो किरण होती है वो संपूर्णतः आर पार कर जाती है। ऑप्शन बी में अपारदर्शी है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपारदर्शी से प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है। ऑप्शन सी यानी पारभासी हो जाएगा। जैसे तेल से भीगा हुआ पेपर हो जाएगा आपका थिन पेपर, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित यानी लंबवत पड़ती है तो वह परावर्तन कोण यानी आर का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 90 डिग्री, ऑप्शन डी में 135 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 डिग्री। जब कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वहाँ आई और आर का मान 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए और उसके बीच कोई वस्तु को रख दिया जाए तो इन दोनों दर्पणों द्वारा इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 90 डिग्री, ऑप्शन सी में 180 डिग्री, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 180 डिग्री। आइए कैसे देखते हैं। विचलन कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो जब कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वहाँ आई और आर का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने 0 डिग्री, तो 180 माइनस 2 गुने 0 0 हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 0 डिग्री घटेगा तो 0 कितना 180 बचेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वहाँ आई और आर का मान कितना होता है? आई और आर का मान 0 डिग्री होता है और विचलन कोण का मान कितना 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25 नंबर, यदि आप एक स्थित समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। यानी कहने का मतलब है आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब उसके पीछे बना हुआ है। यदि आप समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना प्रारंभ करेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा
वो आपकी ओर कितनी स्पीड से आएगी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में है 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। जब हम समतल दर्पण की ओर क्या x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो हमारी तरफ 2x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती है। यानी कहने का मतलब है कि वो दोगुनी चाल से हमारी तरफ आती है। जो उसमें प्रतिबिंब बनता है ना, वो दोगुना स्पीड से हमारी तरफ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। यानी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में है 0 और अनंत के बीच, ऑप्शन सी में है अनंत, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्र केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P से F होता है और ये C होता है। यानी P से लेकर C तक के बीच की दूरी पूछ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोकस दूरी, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है वक्र त्रिज्या, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वक्र व्यास नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है। उसकी वक्र त्रिज्या होगी, यानी यहाँ f का मान दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। तो हमसे r का मान पूछ रहा है। तो r बराबर कितना होता है, एक सेकेंड। तो r बराबर 2f होता है। तो 2 गुने f का मान कितना दिया हुआ है, 12.5, यानी 2 से 12.5 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, -25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्र केंद्र की दूरी होगी। यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, -25 सेंटीमीटर। तो हमसे r का मान पूछ रहा है। तो चलिए फार्मूला पर बैठाते हैं। तो r बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो 2 गुने f का मान कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। 25 दूना 50, माइनस है तो माइनस और सेंटीमीटर, यानी -50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है f और r क्या होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ माइनस दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी खोजना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। बिल्कुल नहीं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को P यानी ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या यानी जो r होती है उसकी फोकस दूरी यानी f की आधी होती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वक्र त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है, यानी r बराबर 2f होती है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यानी जो m का मान दिया हुआ है नेगेटिव में जो दिया रहता है वो यह बताता है कि वस्तु
का जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें खोजना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो किरण गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तब वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन, ऑप्शन सी नंबर देखते हैं, एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल नहीं, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वह गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल, ये भी इसका ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, बिल्कुल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी आभासी पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें तीनों दर्पण द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है, यानी कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए अवतल दर्पण के सामने ताकि उसका प्रतिबिंब हम कहाँ मिले, वक्ता केंद्र पर। तो जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर ही रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अवतल दर्पण के बिल्कुल पास, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वक्ता केंद्र पर, बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, फोकस पर रखेंगे तो वो अनंत पर बनेगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, अनंत पर, यदि अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, यानी यहाँ आभासी भी होना चाहिए और वस्तु से बड़ा भी होना चाहिए, ये किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी में समतल दर्पण से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, वो वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में जो बनता है वस्तु से छोटा होता है, और समतल दर्पण में जो बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। ऑप्शन ए में केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के
बराबर हो तो दर्पण होगा, यानी यहाँ वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर दिया हुआ है, यानी हमेशा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो समतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है और समतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। डी में दिया हुआ है समतल या उत्तल, ये भी नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, यानी पूछ रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण की जो सभी दूरियां होती है वो कहाँ से मापी जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोकस से, ऑप्शन बी में दिया हुआ वक्र केंद्र से, ऑप्शन सी में है ध्रुव से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुव से, यानी जो दर्पण होती है उसकी सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव यानी पी से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है, यानी दर्पण सूत्र का फॉर्मूला पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/f = 1/u - 1/v, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/f = 1/v - 1/u, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/f = 1/v + 1/u, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है, यानी आवर्धन का सूत्र पूछ रहा है, m बराबर कितना होता है। m बराबर होता है 1 - v/u होता है और एक h1/h2 होता है, जहाँ h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई और h2 वस्तु की ऊंचाई होता है। यानी यहाँ हमको m का फॉर्मूला जो होता है m = अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है, यानी m का फॉर्मूला हमको पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है m बराबर +v/u, ऑप्शन बी में दिया हुआ है m = +u/v, ऑप्शन सी में दिया हुआ है m = -v/u, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है -v/u होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है -u/v, ये भी नहीं होगा। यहाँ h1/h2 भी दे सकता है यदि ऑप्शन में दिया हो तो। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपातिक मान को भी हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, या वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के अनुपातिक मान को भी हम लोग आवर्धन ही बोलते हैं, जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है -1, ऑप्शन बी में +1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी +1 होता है। +1 का मतलब होता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है, इसलिए समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब और जो वस्तु होती है उसका आकार सेम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, अगला लेक्चर लेकर आएंगे कल।